मूव कर रहा है। हम लोग एज्यूम करते हैं एक सर्कुलर पाथ जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एक आदमी ही है, कोई एक पर्सन जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। हम कांस्टेंट स्पीड बोल रहे हैं, गौर करना, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी बोलना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है? इस वर्ड का मीनिंग आप समझ जाओगे अभी। तो यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन याद करना ऐसा था, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है? तो यदि आपको डिफाइन करना हो तो हम ये बोल सकते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स with constant speed in a circular path then the object is said to be in uniform circular motion। अच्छा देखो, जब हम ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है और यूनिफॉर्म वर्ड यूज कर दिया, दैट इज कांस्टेंट स्पीड। अब यदि हम ये बोलना चाहे कि क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यस और नो? नो। नो। चलो इसका आंसर दे सकते, क्यों नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी? क्यों नहीं? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसीलिए। ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अच्छा बता सकते हो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? यदि ऑब्जेक्ट इस जगह पे है, मान लो कि ऑब्जेक्ट ये बॉल है, ये इस जगह पे है और इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या बता सकते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे जब है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की ओर। वेरी गुड, ठीक है। देखो जब भी कोई सर्कल है, सर्कल के एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके गुजरता है, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे है वो, उस पॉइंट से पास करने वाला यदि हम एक टेंजेंट खींच लें तो टेंजेंट की डायरेक्शन में, चूंकि ये मूव कर रहा है इधर, तो टेंजेंट का डायरेक्शन ये बोल देंगे, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द टेंजेंट। हाँ, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ गया, ए पॉइंट से अब आ गया बी पॉइंट पे, आप देख सकते हो टेंजेंट ये होगा। सी पे आ गया तो आप देख सकते हो टेंजेंट ये होगा। इस तरह से आप देखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में है तो हर एक पॉइंट पे, सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है, सर्कुलर पाथ में जितने भी पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट टाइम्स ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जबकि वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है? आंसर क्या होगा? इज इट एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन? द आंसर इज यस। यस, ठीक है, आंसर होगा हाँ। क्यों? बिकॉज देयर इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज the direction of velocity of the object changes at every point of the circular path. Hence, it can be said that object has some acceleration. Therefore, it is an example of accelerated motion. ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी है, कर लोगे ना? यस। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले, वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है।
इस जगह पे है तो टेंजेंट इधर होगा, इस जगह पे इधर होगा, यहाँ पे यदि है तो इधर होगा। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब देखो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट पर यदि वेलोसिटी में चेंजेज आ रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन का भी यदि बात करें, ये ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम चेंज लाना चाह रहे हैं, तो कैसे चेंज लाया जा सकता है ये बताओ। बाय हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बी चेंज्ड? क्या फोर्स अप्लाई करके? आंसर यदि ये बोले क्या सही है ये? बाय अप्लाइंग सम फोर्स, यस और नो? यस सर। है ना? तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और कितनी बार चेंज हो रहा है तो आप देखोगे फिगर बना के कुछ ऐसा समझाता है बुक में भी कि यदि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई एक आदमी यहां से चलना स्टार्ट किया तो वह 4 बार अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा। यदि हेक्सागोन है तो ये 6 बार अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा, यहां से चला और यहीं तक आने में। यदि ऑक्टागोन है तो ये 8 टाइम्स अपना वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, जहां से चला वहीं तक यदि वो पहुंच जा रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन यदि सेम। तो इसी तरह से एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि सर्कल को यदि हम लोग पॉलीगॉन के रूप में लें तो इसमें कितने साइड्स है? इनफाइनाइट साइड्स है। इसी बहुत दो पॉइंट्स जो काफी क्लोज है ज्वाइन कर दिए तो उसको एक साइड मान सकते। तो सर्कल में ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, कितनी बार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बताइए? इनफिनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूअसली एक फोर्स एक्ट कर रहा है, कंटिन्यूअसली एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में बना हुआ है तो उसमें एक फोर्स जरूर एक्ट करता है, और वह उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर, और फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स समझो। एक एग्जांपल यदि लें, एक बॉल क्या करते हैं, एक थ्रेड से बांध लेते हैं और इस तरह से हम घुमा रहे हैं। हम जो फोर्स अप्लाई किए, इस तरह से सोचिए कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमारे द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया गया वो स्ट्रिंग में वह फोर्स टेंशन के रूप में है। वह फोर्स किस नाम से जाना जाएगा? टेंशन। और टेंशन जो फोर्स है उसी फोर्स से बॉल को एक टेंशन के ही कारण उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। और बॉल जब हम इस तरह से घुमा रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, बॉल इधर भागना चाह रहा है, लेकिन सेंटर की ओर एक फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसको अंदर की ओर खींच रहा है। ये जाना चाहता है इधर, लेकिन अंदर की ओर खींच रहा है, तो यहाँ पे आ गया, सामने आएंगे। यहाँ पे आ तो इधर भागना चाह रहा है, लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर जो एक फोर्स एक्ट कर रहा है उसको अंदर की ओर खींच रहा है, जिस कारण से वेलोसिटी का डायरेक्शन हर बार चेंज होता है और वह एक सर्कुलर पाथ में बना रहता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने वाला एक फोर्स, रेस्पॉन्सिबल फोर्स है, जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है mv²/r। mv²/r। यदि आप इसको आप रिलेट करो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जो आपको फॉर्मूला मिला है F = ma, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे m इस m के इक्वल है, और एक्सीलरेशन के जगह पे क्या दिख रहा है? v²/r।
मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी में चेंजेज आ रहा है, इट मींस एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, v²/r। इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या ये समझ गए क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, समझ गए? यस। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें और एक टर्म आप पढ़ने वाले, सेंट्रीपिटल फोर्स तो जान गए, देखो यदि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर मूव करना चाहिए, सेंटर तक आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि हम ऑब्जेक्ट को, जो सपोज एक बॉल है स्ट्रिंग से लटका दिए हैं, तो इस तरह से घुमा रहे हैं, जब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वह स्ट्रिंग में टेंशन के रूप में एक्ट कर रहा है, और टेंशन के थ्रू बॉल को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, जिस कारण से बॉल मान लो कि घुमा रहे, इस तरह से बॉल भागना चाह रहा है इधर टेंजेंट के डायरेक्शन में, लेकिन क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर की ओर खींचता है और वो घुमाते रह रहा है। जिस समय हम छोड़ देंगे, इस जगह छोड़े तो इधर भाग जाएगा, घुमाते घुमाते यहाँ पे आया बॉल, रिलीज कर दिए, या हाथ से हम जस्ट रिलीज किए स्ट्रिंग को तो इधर जाएगा, घुमा रहे हैं यहाँ से छोड़े हैं तो इधर भागेगा, है ना? अब देखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या करता है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है और उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। लेकिन जब सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव करके सेंटर तक आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका सीधा मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है उसके अपोजिट भी एक फोर्स एक्ट करता है, एक फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सूडो फोर्स के भी नाम से जानते हैं, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। सूडो का मतलब होता है ढोंगी, ठीक है, डिसीव करने वाला, चीट करने वाला, मतलब ये फोर्स लगता नहीं है, हम लोग फील नहीं करते हैं या फिर ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन होता जरूर है। यदि नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर मूव करना चाहिए, तो टुवर्ड्स द सेंटर मूव करने से रोकता कौन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का है। लेकिन ध्यान देना, क्वेश्चन ये भी दे देता है कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का ये रिएक्शन है, यदि हम सेंट्रीपिटल को एक्शन बोले तो क्या ये रिएक्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? नो सर। नो, नो इज द राइट आंसर। क्यों नहीं है सर क्योंकि दोनों सेम बॉडी पे एक्ट होता है और सिर्फ एक्शन रिएक्शन में डिफरेंट बॉडीज होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, इसका हम रिएक्शन कभी नहीं मान सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। यदि हम इस पर फोर्स लगाए, है ना, या इस तरह से हिट किए, एक्शन लगा पाम पे तो रिएक्शन लगा मान लो कि ये मुट्ठी पे, फिस्ट पे, है ना, तो एक्शन और रिएक्शन तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। यहाँ पे तो सेम बॉल पे ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, इसलिए हम लोग ये दोनों को एक्शन और रिएक्शन नहीं एज्यूम कर सकते, ठीक है। बस इतना ही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। जितना भी चीजें हम बताए, क्या लिखवा दें कि आप लोग लिखोगे खुद से? लिख लेंगे सर, लिख लेंगे। लिख लोगे, चलो ठीक है। तो हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसमें आप देखो, लास्ट तक आप बाद में देख लेना, वो होमवर्क रहेगा। स्टार्टिंग 1 से लेके 10 तक का क्वेश्चन देख लो एक बार, आंसर पक्का है कि आपको मिल गया होगा, लेकिन एक बार देख लो, यदि कोई डाउट होगा तो पूछो। सीरियल नंबर क्वेश्चन 1 to 10, बस 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो सब,
एक बार देख लीजिए, यदि कोई डाउट है तो पूछना। No sir, no doubt. नो डाउट? No. ठीक, बाकी स्टूडेंट्स भी देख लीजिए, है ना, जो जो क्वेश्चन डाउट है एक बार पूछ लो। सीरियल नंबर 1 से 10 तक जो क्वेश्चंस है वही आपको रिपीटेड मिलेगा बाद में भी, हम देखे हुए हैं क्वेश्चंस को, हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, लेकिन आप सीरियल 1 से 10 तक ही देखिए। No sir, no doubt. बाकी स्टूडेंट का भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए? Yes sir. ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेने का है ले लो। हाँ देखोगे स्टार्टिंग 1 to 10 में आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वो क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लेना, लिख के प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछता है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज इट एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सप्लेन, रीजन भी मांगेगा। सेंटीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंटीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, कभी कभी ये भी दे देगा, ऑन विच फैक्टर्स सेंटीपिटल फोर्स डिपेंड। तो ये फॉर्मूला जो है आपके पास, मास का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वेलोसिटी के स्क्वायर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का इनवर्स प्रोपोर्शन है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपका देगा, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes sir, ठीक है। ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन सरफेस, ठीक है। चैप्टर निकाल लीजिए सब कोई, 4th चैप्टर। ठीक है, निकाल लिए? Yes sir. ठीक, देखो इवन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन वगैरह तो आप पढ़े हुए, क्लास 8 में आई थिंक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, बहुत सारा एग्जांपल और बहुत सारे थ्योरी ऐड होने वाला है, ठीक है। देखिए ध्यान देना, लाइट, लाइट का यदि हम लोग बात करें कि लाइट है क्या, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। हाँ, ये भी बोला जाता है कि लाइट एक वेव है। अच्छा, बता सकते हो किस टाइप का वेव है? कुछ हम बेसिक पे आते हैं, चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले, ठीक है। लाइट एक वेव भी है, किस तरह का वेव है बोल सकते हो? Longitudinal. नहीं, Sir, ट्रांसवर्स, transverse. बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है। लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है।
अच्छा देखो, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्योंकि इसको मूव करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, पार्टिकल मीडियम नहीं चाहिए। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टी आपको पता है बताओ? जिनको जिनको जो जो लाइट के बारे में जो भी चीजें जानते हैं बोल सकते हैं। Sir, speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8। अच्छा ये बताओगे, स्पीड ऑफ लाइट ये जो बोले, क्या हर जगह पे यही है? No, sir, in vacuum or air. हाँ, ये वैक्यूम में है और एयर में भी लगभग यही है। ठीक है, बिल्कुल सही। और चलिए, बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट आया है। Sir, in glass 2.25 into 10 to the power 8 meter per ठीक है, second. हाँ ये प्रॉपर्टीज में चलो हम लोग ये जान लेते हैं कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो अलग अलग होता है। स्पीड ऑफ लाइट वेरीज विद द चेंज ऑफ मीडियम। मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगा। चलिए ठीक है, ये फिर एक प्रॉपर्टी आया। और बताओ, It is minimum in solids. फिर से बोलोगे? Sir, maximum in vacuum and minimum in solids. Light. नहीं देखो, ठीक है, अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में और अच्छे से पढ़ लोगे। सॉलिड का मतलब यहाँ पे ये बोलना होगा, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट मीडियम होना चाहिए, है ना? लाइट कभी भी प्रोपगेट करेगा तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगा या ट्रांसलूसेंट मीडियम में ही प्रोपगेट करेगा। वैक्यूम में सबसे ज्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम, सॉलिड में और कम। लेकिन सॉलिड भी बोलना होगा कि कैसा सॉलिड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट। और सबसे कम स्पीड किसमें होता है? सबसे कम स्पीड होता है जिसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है सॉलिड का। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है बताओ? हो सकता है आपको पता होगा आप लोग को। कौन सा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है? Sir, diamond. डायमंड, वेरी गुड। ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी और बताइए, सोचिए। और कोई? अच्छा ये बताओ, ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि यह एक वेव है। साउंड चैप्टर में, क्लास 9 में साउंड चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, वेव वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये पढ़े हो ना फॉर्मूला? Yes. अच्छा बताओ, वेलोसिटी तो वेरी करता है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट वेरी करता है। मीडियम यदि हम चेंज किए तो उसका स्पीड भी चेंज होगा। तो वेलोसिटी चेंज होता है किस कारण से? क्या लाइट का दोनों फैक्टर, दोनों फीचर्स चेंज होता है? फ्रीक्वेंसी भी और वेवलेंथ भी, क्या दोनों चेंज होता है कि सिर्फ कोई एक ही चेंज होता है? ये आपके बुक में है और आपको याद रखना होगा, ध्यान देना। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है लाइट तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यही पढ़ाने वाले हैं। उसका वेवलेंथ सिर्फ बदलता है, वेवलेंथ बदलता है, वेरी करता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कभी भी वेरी नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपके बुक में बिल्कुल हाईलाइट करके लिखा हुआ होगा कि अब लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज करता है। और वेवलेंथ के ही चेंज करने के कारण क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड जो है लाइट का वो वेरी करता है, चेंज करता है। ठीक है, ओके, याद रहेगा? Yes, Yes, sir. ठीक है, अच्छा सर एक बार रिपीट कर दिए ना, डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा देखो, वेव वेलोसिटी, कभी भी कोई वेव है उसका वेलोसिटी कितना होगा?
तो क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़े हो, वेव वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ वेरी करता है। वेवलेंथ कम हो गया तो वेलोसिटी कम हुआ, वेवलेंथ ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। आई थिंक ये सब आपको अच्छे से पता होगा कि कोई भी हाँ वेव सर। जब कर रहा है तो वेवलेंथ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है ना? ये सब पता है ना? ये रिपीट करना है हमें। बोलोगे रिपीट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रिपीट कर दें क्या? बोलो बोलो बोलो। सर पता है। समझा दे? अच्छा ठीक है, हम डिफाइन कर देते हैं, आप लोग बोलोगे तब लिखाएंगे, अदरवाइज आप खुद बुक से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ध्यान देना, क्लास 10 में भी साउंड चैप्टर है और जो डेफिनेशन हम बता रहे हैं अभी, रिपीट कर रहे हैं, आपको वो डेफिनेशन मिल जाएगा वहां। ठीक है, देखो कोई भी वेव है तो वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये। वेव का मतलब क्या? कोई एक डिस्टरबेंस जहां पे पार्टिकल क्या करता है, अपने मीन पोजीशन से या तो अप एंड डाउन मोशन करता है या फिर टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना ऊपर गया या मैक्सिमम जितना नीचे आया, या आप ये भी बोल सकते हो मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना आगे गया या पीछे आया। डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है। पार्टिकल का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है और उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी होगा, और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड। आइदर साइड मतलब या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। कोई दिक्कत? एम्पलीट्यूड समझे? यस सर। अब वेवलेंथ, कोई एक वेव किसको हम लोग बोलेंगे? ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का फॉर्मेशन होना, इसका मतलब एक कंप्लीट वेव बना। इसका लंबाई को ही हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ, लेकिन इसका डिफाइन कुछ अलग ढंग से किया गया है। यदि इसमें इतना पार्ट यदि यहाँ से हटा दें और इस पार्ट को यहाँ पे लगा दें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। कोई दिक्कत? नो सर। वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड दोनों का ऐसा यूनिट मीटर है। हाँ, यह बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, इसलिए इसको जनरली हम लोग नैनोमीटर में लिखते हैं, एंगस्ट्रम में लिखते हैं। बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, वेव इतना छोटा दिखता थोड़े। आगे फ्रीक्वेंसी, आप मैथ में भी फ्रीक्वेंसी टर्म को यूज करते हो, जहां पे लिखते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ट्रीज, यहाँ पे भी वही है। नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में यदि 10 वेव बना तो हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 हर्ट्ज। द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं या न्यू से। न्यू, क्योंकि आपके बुक में एफ के बजाय न्यू लिखा हुआ है शायद, तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। जैसे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड किए हैं और यहाँ पे कुछ ज्यादा, इसको पढ़ते हैं न्यू। बुक में ये सब टर्म इन्वॉल्व होगा, इसलिए टर्म्स को जान लेना बेहतर है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ से डिनोट करोगे या न्यू से। द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस or oscillations or waves formed in 1 second is known as frequency. समझ गए फ्रीक्वेंसी क्या है? यस सर। Yes, sir. फिर है लास्ट एक
टाइम पीरियड। हालांकि टाइम पीरियड का यहाँ कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भाई एक साथ ही सब हम लोग पढ़ते हैं तो बता देते हैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव और कंप्लीट वन वाइब्रेशन और कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकेंड। ठीक है, क्या चारों टर्म को समझ गए? Yes. एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। ओके ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो, ध्यान देना, एक फॉर्मूला काफी कॉमनली आप देखोगे, हो सकता है आप बुक में मिल जाए, E इक्वल टू एच न्यू। ये फॉर्मूला आपको बुक में मिलेगा, हालांकि उसका न्यूमेरिकल्स नहीं है लेकिन जिक्र किया हुआ है। E फॉर एनर्जी, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, 10⁻⁻34 करके कुछ है। और न्यू ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब ध्यान देना, जो लाइट जैसे सनलाइट ही हमारा यहाँ तक अर्थ सरफेस तक आ रहा है या हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो लाइट जो है, सनलाइट जो है, उसमें दो तरह का एनर्जी, एक तो हीट एनर्जी है और एक लाइट एनर्जी। लाइट का मतलब क्या, जो इल्यूमिनेट कर रहा है, मतलब लाइट जो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट और दूसरा आई, इंटरनल फैक्टर बोल सकते हैं, सही सलामत आंख होना चाहिए। और आंख होने के बावजूद क्या है कि अंधेरा रहेगा, लाइट ऑफ कर दिए तो भी नहीं दिखेगा, तो दो चीजें चाहिए, है ना, लाइट और आई। तो जब सनलाइट का यदि हम लोग बात करें, लाइट एनर्जी जो है, और उसमें लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी है, तो उसमें कितना हीट एनर्जी होगा, तो उसको बोला जाता है एनर्जी पैकेट्स के रूप में, कि सनलाइट में जो है वो एनर्जी पैकेट्स है, और एनर्जी पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन्स, प्लूरल में फोटोन्स। ये सनलाइट में क्या होता है, फोटोन्स होता है, दैट इज एनर्जी पैकेट्स को बोला गया है फोटोन्स। और एक फोटोन में कितना एनर्जी होगा, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एच एक कांस्टेंट है और न्यू का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, मतलब लाइट का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उसमें एनर्जी का कंटेंट जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मीनिंग समझे, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है ना? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो इस तरह का कुछ हम लोग लाइट के बारे में जाने, लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में जाने। अब देखो, जैसे लाइट के बारे में या लाइट को डिफाइन भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। सीधे बोलता है व्हाट इज लाइट, तो यही हम लोग लिखते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो अभी हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स जिक्र किए, वो आप मेंशन कर सकते। हाँ, अब यदि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं या लाइट के कारण देख पाते हैं, तो क्या क्या फेनोमेना होता है लाइट से, लाइट पे, कि हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, या फिर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जैसा है उस तरह का नहीं दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। ऐसा भी एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि भाई एक कंटेनर है, एक ग्लास में हम पानी भर दिए हैं, कॉइन डाल दिए, जितना डेप्थ पे कॉइन है उतना डेप्थ पे नाम अपीयर होके ऊपर नजर आता, तो ये भी कुछ फेनोमेना ही है लाइट का। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फेनोमेना के बारे में जिक्र करने वाले हैं, खास तौर पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आप पढ़ चुके 9 में डिटेल। सेकंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो पढ़ने वाले, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट, याद करना कि सनलाइट व्हाइट लाइट माना जाता है और वह 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का यदि हम लोग एग्जांपल वगैरह लें, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एक रीजन है, लाइट स्कैटर करता है, यही रीजन है
कि स्काई जो है ब्लू नजर आता है, ये भी पढ़ोगे आपके टॉपिक में है। ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट सन जो है रेड और रेडिश ऑरेंज नजर आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट रीजन, ठीक है। ये सब आपका टॉपिक है जो अभी आप पढ़ने वाले। और आगे भी कुछ फेनोमेना है जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसमें भी कुछ अलग अलग चीजें हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगाने के लिए हम बोल रहे हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में जब पढ़ोगे तो आप ये जान लोगे अच्छे से कि घर के अंदर जब आप होते हो, विंडो में कुछ ग्लास लगा हुआ है, ऐसा ग्लास लगा हुआ है कि आप यहां से बाहर तो देख पा रहे हो, लेकिन बाहर वाला आदमी अंदर नहीं देख पाता है। तो ये लाइट का जो प्रॉपर्टी है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाया गया है ग्लास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बस लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या फेनोमेना जो पढ़ने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे या उसका एक्सप्लेनेशन को जानेंगे, ठीक है। क्या है चैप्टर में, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। अच्छा देखो, आज का होमवर्क है, उधर भी कुछ होमवर्क दिए थे, ठीक है। क्योंकि आपके बुक में नोट्स बहुत अच्छा होता है इसलिए कम लिखा रहे हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स भी आप लोग का बहुत ज्यादा है, ठीक है, लिख लेते होंगे। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन दिक्कत होता है कि सर ये क्वेश्चन का लैंग्वेज बनाने में दिक्कत हो रहा है, नहीं लिख पाएगा, जरूर बोलोगे, वो हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक होमवर्क हम ये दे रहे हैं, व्हाट इज लाइट, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये होमवर्क है। और लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में जब लिखोगे, ठीक है, तो पॉइंट वाइज करके लिखोगे, सोच के लिखोगे, ठीक है। हाँ, जब प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र किए, एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना हम भूल गए, अभी हम बता रहे हैं, ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट। एक पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे आगे, एक ब्रांच ही है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट दो तरह का नेचर रखता है। हम किस दो नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, बोल सकते हो क्या? लाइट हैज ड्यूअल नेचर, क्या क्या? किसी के ध्यान में आ रहा है तो बताओ। दो नेचर, एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर, ठीक है। अच्छा देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटाने वाले हैं, यस सर। ठीक। ये पॉइंट आप भूल जाओगे, इसलिए अभी जो पॉइंट हम बोले उसको हम लिख देते हैं ना, इसको आप प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जब आप लिखोगे तो इसको जरूर ऐड करो।
स्क्रीनशॉट लो, फिर हम समझाते हैं। Yes, sir, taken. ठीक, देखो ध्यान देना, लाइट, प्रीवियसली लाइट के बारे में इसका क्या नेचर रखता है कि भाई ये वेव की तरह ट्रीट करता है कि पार्टिकल की तरह ट्रीट करता है, ये नहीं पता था। बाद में बहुत सारा ऐसा थ्योरी आया या फिर साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, डिस्कवरी हुआ, पता चला कि भाई ये दोनों तरह का नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। पार्टिकल नेचर वो कब रखता है, मतलब पार्टिकल की तरह कब ट्रीट करता है, यदि कोई सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे टॉर्च ही हम जब जलाए, तो जब लाइट वहां से इमिट कर रहा है, लाइट जब वहां से निकल रहा है, उस समय ऐसा ट्रीट करता है जैसे पार्टिकल निकल रहा हो, पार्टिकल की तरह ट्रीट करता है। ध्यान देना, ऐसा कभी मत सोचना कि वो पार्टिकल है। लाइट का मास नहीं होता है, उसमें कुछ है ही नहीं, मास होता नहीं, जिस भी चीज से बना हुआ है, लेकिन मास तो नहीं है। ये ध्यान देना, जब भी हम पार्टिकल बोल रहे हैं तो दिमाग में आ जाता होगा कि मास है, पार्टिकल का तो मास होता ही। हम ये बोल रहे हैं कि पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल है नहीं। पार्टिकल की तरह कब बिहेव करता है, जब कोई सोर्स से लाइट इमिट करता है, तब। यदि कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे ऐसा जानते होंगे कि डार्क कलर का यदि आप कपड़ा पहने हुए तो सनलाइट इंसिडेंट हुआ, अधिकतर लाइट का कंपोनेंट एब्जॉर्ब होगा। तो जब एब्जॉर्ब किया जाता है तब भी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जब कहीं सोर्स से निकल रहा होता है या कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तब लाइट ट्रीट करता है, बिहेव करता है पार्टिकल की तरह। लेकिन जब लाइट कोई मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा है, वैक्यूम में प्रोपेगेट कर रहा है, एयर में प्रोपेगेट कर रहा है, वाटर में प्रोपेगेट कर रहा है, ग्लास के थ्रू प्रोपेगेट कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तब वह बिहेव करता है वेव की तरह। अब वेव की तरह बिहेव करता है का क्या मतलब है, समझो। वेव कभी भी प्रोपेगेट करता है, कभी भी ट्रेवल करता है, तो एक डायरेक्शन में नहीं ट्रेवल करता है। जैसे साउंड एक वेव है, समझो, साउंड एक वेव है। यदि हम बोल रहे हैं तो हाँ, आवाज जो है, साउंड वेव जो है, आपकी ओर जा रहा है इस तरह से, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। देखोगे इधर सब जा रहा है, मतलब यहाँ सोर्स यहाँ से निकला, सोचो कि एक स्फीयर जैसा बन रहा है, बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा स्फीयर बनता जा रहा है। मतलब सिर्फ आप मेरे सामने यदि हो तो आप ही सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। मेरे राइट साइड में जो है वो भी सुन पा रहा है, लेफ्ट साइड में जो है वो भी सुन पा रहा है। यदि कोई ऊपर बैठा होता सामने, वो भी सुन पाता, नीचे बैठा हुआ है तो वो भी सुन पाता। मतलब वेव किधर प्रोपेगेट कर रहा है, इन ऑल डायरेक्शन। लाइट भी प्रोपेगेट करता है, मतलब जब प्रोपेगेट कर रहा होता है तो वेव नेचर रखता है, मतलब किधर वो ट्रेवल कर रहा है, इन ऑल डायरेक्शन। इसीलिए इसका आप सटीक एग्जांपल या फिर एक्सप्लेनेशन आप जान सकते हो। यदि एक वेव नेचर कैसे रखता है, आप समझो इस बात से। मान लो कि एक कमरा है, एक रूम है, पूरी तरह से बंद है, दिन का समय, और पूरी तरह से बंद होने के कारण बिल्कुल अंधेरा है। अब क्या करते हैं, जो रूम है, रूम में एक छोटा सा विंडो था, और उस छोटा सा विंडो मान लो कि 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ, उतना बड़ा विंडो को क्या किया, हम खोल दिया। अच्छा बताओ, क्या जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो विंडो था, लाइट वहां से अंदर आया, बाहर तो लाइट है, सनलाइट, अंदर आया, क्या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ही इनलाइट हुआ कि लगभग लगभग पूरा रूम इनलाइट हो जाता है? सर पूरा रूम। इसका सीधा मतलब है, आप समझ सकते हो कि लाइट जब प्रोपगेट कर रहा है तो वो फैल रहा है इस तरह से, मतलब डायरेक्टली जहां पे लाइट पड़ रहा है, हो सकता है वहां पे लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा हो, फिर उससे दूर भी लाइट है, उससे दूर भी लाइट है, हो सकता है बड़ा कमरा है तो बहुत किनारे तक अंधेरा होगा, अलग बात। लेकिन सिर्फ इतने बड़े एरिया से यदि लाइट इंटर कर रहा है तो बहुत बड़ा एरिया को इनलाइट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि लाइट कभी भी ट्रेवल कर रहा है तो पार्टिकल की तरह नहीं कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वो वेव की तरह ट्रीट करता है,
वो प्रोपगेट कर रहा है इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब समझ गए पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है और वेव नेचर का क्या मतलब है। यस सर। ठीक है, एक बार पढ़ लो क्या लिखे हैं, हम पढ़ लीजिए एक बार सब कोई। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज लिख दिए हैं और बाकी कुछ आप लोग ऐड कर लेना, स्पीड ऑफ लाइट कितना है वो सब मेंशन कर देना। ठीक है, 4 लिख दिए हैं। ओके, यस सर। ठीक है, चलिए एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं अब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस आज डिफाइन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं। देखोगे, सपोज कोई लाइट रे है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। एक मीडियम चलो हम लोग मान लेते हैं एयर और दूसरा है वाटर। यहाँ पे हम लोग जब भी मीडियम का बात करते हैं लाइट के लिए, तो मीडियम को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम मतलब द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास। कैसा हो सकता है? ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, है ना। साउंड के लिए यदि बात करें तो ऑपेक मीडियम भी हो सकता है, दीवार भी एक मीडियम है, दीवार से पास करके भी साउंड गुजर सकता है, लेकिन लाइट गुजर नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे
ऑप्टिकल मीडियम का बात हो रहा है, और यहाँ पे जो दो मीडियम हम लोग कंसिडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि एक में पार्टिकल्स काफी दूर दूर है और एक में कंपैरेटिवली पार्टिकल्स क्या है, सामने सामने। तो अच्छा बता दो, पार्टिकल्स किसमें सामने सामने है, दोनों को कंपेयर करें तो वाटर। तो इसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम और इसको कहेंगे रेरर मीडियम। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज लाइट हम रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में भेजते हैं, मान लो कि इस तरह से गया। हम लोग पाते हैं कि यदि हम लाइट को इस तरह से भेज रहे हैं, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ऑब्जर्व किया गया कि लाइट इस तरह से ना जाके थोड़ा सा बैंड कर जाता है, बैंड कर जाता है और स्ट्रेट लग रहा है क्या? लाइट रे को इस तरह से यदि हम भेजते हैं तो जैसे ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का पाथ जो है वो बैंड करता है। तो लाइट के पाथ का बैंड होना, अपने डायरेक्शन से डेविएट करना, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट एक मीडियम से आ रहा है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जो बैंड हो गया उसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और ये इंटरफेस है, ऊपर एयर है नीचे वाटर है, और ये जो दोनों को सेपरेट करता हुआ जो एक फेस है इसको इंटरफेस बोलेंगे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ एक इमेजिनरी लाइन नॉर्मल है, ये नॉर्मल, और नॉर्मल के ही साथ लाइट रे जो एंगल बनाता है उसका कोई पर्टिकुलर नाम देते। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, RAC, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एक पढ़े हुए थे, वो नहीं। तो ये है, whenever light goes from one medium to another, the path of light ray bends. This bending of light is known as refraction of light. हाँ, यदि लाइट को हम भेजते हैं रेरर से डेंसर की ओर तो लाइट जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या होता है, नॉर्मल की तरफ झुकता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यदि हम ऐसा करते हैं, डेंसर से भेज रहे हैं रेरर में, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जाना चाहिए था ऐसा, इंसिडेंट रे जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन जैसे ही ये रेरर मीडियम में जाता है वैसे मीडियम में जाता है जिसमें पार्टिकल्स काफी दूर दूर है कंपैरेटिवली, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर भाग, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा। यहाँ पे आप देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आप देखते थे I और R इक्वल होता था, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल नहीं। तो क्या ये दोनों में कोई पर्टिकुलर रिलेशन है? तो हाँ, यहाँ पे एक रिलेशन आप पाओगे, ठीक है, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में जो है इसको फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन आप पढ़ के रखना चाहोगे तो पढ़ सकते हो। ये सब आपका सिर्फ पढ़ा हुआ पार्ट है, इसमें और आगे का जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो पार्ट है वो आपके लिए नया होगा, ठीक है।
तो आज इतना ही रहने देते हैं। ओके ओके सर, Okay. ठीक ठीक है, you. होमवर्क ये है, करोगे? थैंक यू सर। वेलकम। Excuse me, sir. हाँ हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन था सर, आप होमवर्क दिए थे कि व्हाट इज लाइट एंड गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो सर व्हाट इज लाइट में सिर्फ इतना लिखेंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। काफी है, काफी है, ठीक है, यही लिखना है, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज में तो बहुत कुछ आप लाइट के बारे में लिखते हो। ओके हाँ ठीक, यस सर, ओके, वेलकम।